तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक अपने ही फ्रेंड की 70वीं बीपीएससी मेंस की कॉपी रिव्यू करूँगा। ये जीएस 1 की कॉपी है और देखूँगा कि उन्होंने कैसा अटेम्प्ट किया है सारे क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है इनका कि भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इन्होंने भारत परिषद अधिनियम को एक इंट्रो से का शुरू किया है। ठीक है, इंट्रो अच्छा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत में ब्रिटिश सरकार की विधायी एवं प्रशासनिक शक्ति का विस्तार था। बहुत ही सुंदर इंट्रो इन्होंने छोटा सा दिया है और 8 नंबर के क्वेश्चन में आप छोटा सा इंट्रो दे सकते हैं 2-3 लाइन का। अधिनियम की विशेषता में इस अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 5वां सदस्य की नियुक्ति होगी थी। ठीक है, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में विस्तार किया गया था, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, बिल्कुल सही। परिषद में न्यूनतम 6 वर्ष एवं 12 सदस्यों का इसने कोट किया है। ठीक है, और अध्यादेश की जारी शक्ति पर, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल को आधार। ठीक है, सीमाएं भी इन्होंने अंकित कर दिया कि भारत को सीमित अधिकार दिया। और विकेंद्रीकरण की दृष्टि से अधिनियम महत्वपूर्ण था। भारत में मंत्रिमंडल की नींव और विधायी प्रक्रिया। ठीक है, इन्होंने इसको होलिस्टिक अप्रोच से किया। ये अच्छा आंसर इन्होंने लिखा, तो मे भी इनको 3-3.5 नंबर मिल जाने चाहिए। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। इन्होंने एक इंट्रो के साथ शुरू किया है और इंट्रो में इन्होंने 8 अगस्त 1942 को कोट किया है। ठीक है, गिरफ्तार कर लिए नेता को और स्वतः स्फुट आना। बिहार की भूमिका में इन्होंने अन्य क्षेत्रों के भांति बिहार में यह आंदोलन समग्र रूप से फैला। बिहार में धरना प्रदर्शन को लेकर हड़ताल बहिष्कार। ठीक है, इन्होंने इन्होंने 7 शहीदों का, ठीक है, वर्णन किया है। और बिहार में जयप्रकाश नारायण सिंह, ठीक है, आज़ाद दस्ता का मेंशन कर देते तो और ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि खून ढूंढते हैं। और इनमें और चीज़ भी मेंशन किया जा सकता था, जैसे फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ध्रुव कुमार कटिहार। ठीक है, और जैसे कुछ महिलाओं का भी योगदान इसमें लिख देते तो और होलिस्टिक हो जाता इनका ये आंसर। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में सभी वर्गों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनका पेज भी बच गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये एवरेज आंसर था, मान सकते हैं इसको। सिद्धू कानू दमन या कोका इन्होंने कोट कर दिया है। ठीक है, आंदोलन के कारण में ब्रिटिश शोषणकारी नीति। ठीक है, जमींदारों द्वारा जनजातियों का शोषण। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। ईसाइयों का, मिशनरियों का जबरन धर्म परिवर्तन। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे इन्होंने प्रभाव लिखा आंदोलन का, जिसमें आंदोलन तत्काल रूप से दबा दिया गया। संथाल परगना जिला बना। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876। ठीक है, इसको कोट किया है। ठीक है, इन्होंने महत्व भी बता दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, लगभग इन्होंने एक मैप भी बना सकते थे यहाँ पे, जो इनको आधा 1 नंबर बूस्ट कर देता। ठीक है, संथाल विद्रोह औपनिवेशिक शासन के सशक्त जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं इनका पटना कलम चित्रकला में इन्होंने कजली से कलम शैली का विकास किया। ठीक है, इन्होंने इंट्रो अच्छा दिया। ठीक है, स्थानीय ब्रिटिश। ठीक है, संरक्षण शैली, इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने फ्लो चार्ट बना के बता दिया पटना कलम को, बहुत ही अच्छा, इस पर इनको नंबर मिलेगा। आगे इन्होंने विषय वस्तु में अलंकृत सुलेखा, पशु पक्षी का चित्र, मानव चित्रण, प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, इन्होंने बताया है। चित्रण में कजली स्याही पद्धति प्रयोग, बॉर्डर। ठीक है, और लघु चित्र शैली बता दिया। इन्होंने एक मैप बना के ये दर्शा सकते थे और इसमें इन्होंने कुछ जगहों का नाम देना भूल गया, जिसमें जैसे लोधी, कटरा, दीवान मोहल्ला, मच्छर रट्टा दिखा सकते थे। कुछ और भी चीज़ें दिखा सकते थे, जैसे क्या है कि ये बता सकते थे कुछ चित्रों के नाम। और जैसे कि हम शिव दयाल, कुछ चित्रकारों के नाम बताते थे, जैसे शिव दयाल हो गया, हुलास लाल, ठीक है, माधव लाल, ये सब बता सकते थे। तो ये उनका आंसर पूरा हो जाता। ठीक है, कहीं लैग किया थोड़ा। मौर्यकालीन में इन्होंने मौर्यकालीन स्थापत्य कला में इन्होंने व्यवसायी। ठीक है, इन्होंने इंट्रो अच्छा दिया। ठीक है, मौर्य कला राज के। ठीक है, इन्होंने दोनों को अलग अलग करके बता दिया है। गुहा विहार स्तंभ। ठीक है, अब इन्होंने इसको ब्रीफ कर दिया है। चंद्रगुप्त द्वारा कुम्हार में निर्माण किया गया था 84 स्तंभ वाला। ठीक है, बहुत अच्छा। और इन्होंने स्तूप में बता दिया गया है, गुहा विहार को डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी इन मैप की कमी है। मैप मतलब फ़ोटो की कमी है। ये अगर वहाँ पर ड्रॉ कर देते दोनों को और अच्छा हो जाता, और थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते क्या क्या उसमें ये है। ठीक है, तो ये भी ठीक आंसर है, एवरेज मार्किंग हो जाएगा इसमें। और अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश नीतियाँ कहाँ तक जिम्मेदार थी। इन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है, तो देखते हैं इन पर। 38 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों का योगदान रहा, जिनमें ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कारक थी। ठीक है, भारतीय महत्वपूर्ण आंदोलन में उदय में ब्रिटिश में हम इन बिंदुओं से देख सकते हैं। डायरेक्ट इसमें आ गया कि कौन सी नीतियाँ जिम्मेदार थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले प्रशासनिक कारण दिया है। प्रशासनिक कारण में ब्रिटिश भारतीयों का शासन कर रहे थे, लेकिन भारतीयों को शासन जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। बहुत अच्छा। राजनीतिक कारण भी दिया है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल की नीति, जैसे डलहौजी की हड़प नीति कांड वाली जिम्मेदारी पर था। ठीक है, बहुत अच्छा। आर्थिक नीति में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार ग्रामीणों का मतलब ग्रामीण विकास, ग्रामीण औद्योगिकरण का ये व्यवसायीकरण, वाणिज्यीकरण हुआ। ठीक है, भुखमरी फैली। ठीक है, उनका बताया है। सामाजिक नीति में सती प्रथा, बाल विवाह। ठीक है, इन लोग इस पर ब्रिटिशों का हस्तक्षेप था, आक्रोश फैला था। बहुत अच्छा, इन्होंने कवर पॉइंट कर दिया है लगभग सारा चीज़। और भारत में प्रमुख आंदोलन तथा उनके पीछे के कारण, इसमें कारण
इसमें कारण मैं देखना पड़ेगा। ब्रिटिश नीतियाँ कहाँ तक जिम्मेदार थी, तो इन्होंने कारण भी लिखा है, व्याख्या करने का आ गया था। ठीक है, कारण देख लेते हैं इनका। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सैनिक आंदोलन, सविनय अवज्ञा, सबको कोट कर दिया है, बहुत अच्छा। और फिर इन्होंने इस आंसर में इनको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, लगभग 16-17 के आसपास। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल में। इनका अगला सवाल जो इन्होंने किया है कि महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। इन्होंने रचनात्मक कार्यों में एक इंट्रो दिया अच्छा सा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी जी का योगदान सिर्फ आंदोलन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से ही सामाजिक सुधारों की वकालत करते थे। बहुत अच्छा इंट्रो। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए रचनात्मक कार्यक्रम से निम्न विधियों को समझ सकते हैं। स्वच्छता अभियान उन्होंने बताया है। ठीक है, स्वच्छता वातावरण भगवान का वास होता है। ठीक है, चरखा चलाना उन्होंने इसको जो बताया कि अर्थव्यवस्था का निर्माण होना चाहिए, इसलिए सूद खाते में बल देते ताकि स्वायत्त ग्राम का विकास हो। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, नशीली पदार्थों, शराब मुक्त भारत। ठीक है, उपवास रखना आदि गांधी जी के रचनात्मक कार्य के पीछे के तर्क भी बता दिए इन्होंने। संघर्ष विराम संघर्ष को दोहराते थे, लगातार संघर्ष के स्थान पर कुछ दिनों संघर्ष रचनात्मक कार्यों को ध्यान देते थे। दोनों पॉइंट एक जैसा ही हो गया। उनका मानना था कि रचनात्मक कार्य को लोगों के बीच ऊर्जा बनी रहेगी और आगे आंदोलन जारी रखे। ठीक है, रचनात्मक कार्यों से लोगों के बीच दूरियां कम होगी। ठीक है, राष्ट्रवाद का विकास हो। ठीक है, महत्व बता दिया गांधी जी का आंदोलन जनवरी। ठीक है, वृद्धि इन्होंने कंक्लूड कर दिया और यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। ठीक है, इस आंसर के लिए भी इन्हें लगभग आधे मार्क्स मिल जाने चाहिए, 17-18 जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 17 के आसपास तक। ठीक है, अब आते हैं अगला। अब ये IR का है, तो IR में इन्होंने आम आदमी पार्टी वाला क्वेश्चन में आम आदमी पार्टी के सरकार के, लेकिन ठीक है इन्होंने इंट्रो दिया है। ठीक है, हार के कारण बता दिया। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से। ठीक है, परंतु विधानसभा में दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव। ठीक है, गठबंधन की राजनीति और चुनाव लड़ती हुए। ठीक है, इन्होंने ये कैसा क्वेश्चन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। गठबंधन की हानि बता दिया, गठबंधन के लाभ बता दिए। ठीक है, आज राजनीति। ठीक है, इनको कंक्लूड कर दिया है। तो ठीक है, एवरेज मार्क्स इनको मिल जाएंगे 3 साढ़े 3 तक मिल जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में इन्होंने लिखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत 2022 में हुई थी और जो आज तक चलती आ रही है। ठीक है, युद्ध के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। इसमें है कि युद्ध के कारणों पर प्रकाश डाले और इससे विश्व राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, तो पहले कारण ढूंढेंगे और विश्व राजनीतिक प्रभाव। कारण इन्होंने लिखा है कि रूस यूक्रेन में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। और रूस का मानना है कि यूक्रेन रूस और नाटो के बीच जाकर वो बफर जोन का काम करता है। यदि यूक्रेन नाटो के शामिल हो गया तो नाटो की सेना का पहुंच रूस की सीमा तक हो जाएगा। ठीक है, अब युद्ध का जो प्रभाव है इनको और अच्छा से लेते हैं। इस युद्ध का क्या कह सकते हैं, इस युद्ध का राजनीति पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, विश्व राजनीति पर। तो दो विश्व 2 गुटों में बढ़ गई है, अमेरिका यूरोपीय देश। ठीक है, लगातार युद्ध खास श्रृंखला बाधित हुए। ठीक, बहुत अच्छा। तेल के दाम लगातार बढ़े, महंगाई बढ़ी है, पर ठीक है इन्होंने कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ऑर्डर भी दे ही दिया है, बहुत अच्छा। अब देखते हैं कुंभ का आयोजन इन्होंने 3 वर्ष कुंभ मेला में भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ क्वेश्चन। ठीक है, धार्मिक सांस्कृतिक इन्होंने अच्छा सा इंट्रो दे दिया है। इंट्रो थोड़ा बड़ा दे दिया इन्होंने, लेकिन चलेगा। कुंभ मेले में गंगा स्नान, इसमें क्या है कि 3-4 चीज़ें हुई है, जैसे सांस्कृतिक धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता कैसे। तो पहले संस्कृति इसको अलग अलग कर सकते थे, जैसे महाकुंभ में गंगा स्नान पूजा परंपरा। ठीक, यहाँ सभी धर्म पर संप्रदाय के लोग आते हैं, सामाजिक समरसता बनाती है। ठीक, भारतीय सनातन धर्म प्रकृति को अर्चना किया जाता है पूर्व वैदिक काल से। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ को स्नान लिख दिया और कंक्लूड कर दिया। ठीक है, एवरेज आंसर मिल जाएगा नंबर इनको। बिहार में जातिगत जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इनमें भारतीय संविधान में जातियों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में बिहार के द्वारा 2023 में जाति आधारित जनगणना कराया गया। ठीक है, जातिगत जनगणना की आवश्यकता, इनमें आवश्यकता और महत्व। तो पहला आवश्यकता हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, जातिगत जनगणना के वास्तविक लाभार्थी का पता चल सकेगा। ठीक है, किसी जाति को कितना प्रतिशत मिला है पता चलेगा, जातियों में वास्तविक स्थिति पता चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। महत्व में इन्होंने संविधान के अनुपातिक आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण का प्रदान किया गया था। ये महत्व ठीक है, महत्व लिखा है इन्होंने। जातिगत जनगणना के अनुपातिक आरक्षण की मांग को बल मिलेगा, जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये दोनों सेम ही पॉइंट लग रहा है, लेकिन ठीक है, विपक्ष में भी इन्होंने तर्क दिया, जातिगत पहचान में वृद्धि होगी और सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि जैसे पिछड़े राज्यों में विकसित बनाने के लिए ये जातिगत जनगणना जरूरी है, ताकि वास्तविक लाभार्थी का पता चल सके। बहुत अच्छा, इन्होंने कंक्लूड कर दिया, ये नंबर मिल जाएगा इनको इनमें। जनवरी 2025 में अभी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे कंक्लूड किया है। तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के साथ पश्चात कैसे फैसले लिए, कौन सा अमेरिका पर प्रभाव, पहले तो फैसले कौन से लिए थे। पहले प्रभाव इन्होंने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप में ग्रेट अगेन अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला, मैक्सिको की खाड़ी, ग्रीनलैंड, पनामा और दावेदारी और अमेरिका पर क्या असर होगा इसका आने वाला वक्त बताएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में इन्होंने
अमेरिका द्वारा व्यापार भागीदार देश रेसिप्रोकल टैक्स, ठीक है, इन्होंने उसका जिक्र कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO तथा पेरिस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया, जो स्वास्थ्य पर्यावरण क्षेत्र बड़ा नुकसान का हार है, ठीक है। आगे देखना होगा कि ट्रंप कब तक अडिग रहते हैं, उनके फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, ठीक है। GMTC भी लिख सकते थे, बहुत सारा चीज़ था, ठीक है, ठीक है। इन्होंने कंक्लूड कर दिया, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे। अब इन्होंने इसमें UCC वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, ठीक है, देखते हैं। पहले तो UCC वाला में एक सवाल UCC को समझाना था, और फिर इसे भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे, इसको उदाहरण सहित बताना था। तो सबसे पहले समान नागरिक संहिता का अर्थ है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित हो, ठीक है, बहुत अच्छा। ये कानून को गोद लेने, विवाह, तलाक आदि के संबंधित होते हैं, ठीक है। इसी संदर्भ में उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने कानून को, ठीक, अच्छा इंट्रो, ठीक है। अब देखते हैं संवैधानिक प्रावधान में इन्होंने अनुच्छेद 44 का जिक्र कर दिया, वर्तमान स्थिति बता दिया। गोवा में पहला समान नागरिक संहिता लागू, उत्तराखंड कानून बनाकर लागू किया गया। हिंदू कोड बिल के जरिए हिंदू धर्म विवाह तलाक गोद देने का कानून बनाएगा। मुस्लिम धर्म में शरीयत का नियम लागू होता है, ठीक है। समान नागरिक संहिता लागू होने से क्या बदलाव होंगे? बदलाव यहाँ पूछा है, इसको समझाइए, इसे, अच्छा, ये बाद में कंक्लूड किया, इनको समझाने का कोशिश किया है। बदलाव, तो क्या बदलाव होंगे? तो इन्होंने बताया कि देश के सभी धर्मों के लोगों के लिए कानूनी समता स्थापित, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान नहीं, महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानूनों का मार्ग प्रशस्त होगा, बहुत अच्छा। समान नागरिक संहिता विपक्ष में भी तक दिया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों को नजरअंदाज करना, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा, मौलिक अधिकारों का कानून होगा, बहुत अच्छा। विपक्ष में तर्क इन्होंने दिया है कि एक देश कानून की अवधारणा को सुनिश्चित होगा, विशेष अधिकार का हनन होगा अवसर, और इन्होंने कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इन्होंने ये इसमें लैग कर गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि आप इसका सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे, उदाहरण से स्पष्ट करने, इन्होंने दूसरा जो पार्ट है उसको मिस कर दिया है, तो इसमें इनका मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। बाकी इन्होंने स्टार्ट और बीच के चीज़ें ठीक दी हैं। तो ये था GS2 का एक और क्वेश्चन बच गया है, जिन्होंने इसने एक राष्ट्रीय चुनाव को अटेम्प्ट किया है, जिसमें एक राष्ट्रीय चुनाव का अर्थ है देश के लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। इसमें क्या करना था कि ढांचे के निहितार्थ है, कैसे संघीय ढांचे को एक राष्ट्रीय चुनाव निहितार्थ करता है, वो बताना था। और दूसरा बताना था कि राज्य विधानसभा चुनाव में एक साथ कराने में संबंधित फायदे और नुकसान क्या है, इसका विश्लेषण करना था, ठीक है। तो 3 चीज़ है इसमें, पहले तो निहितार्थ कहते हैं संघीय ढांचे का, उसके बाद फायदे और नुकसान। तो देखते हैं। एक राष्ट्रीय चुनाव का अर्थ है देश के लोकसभा, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकायों के चुनाव का एक साथ होना, ठीक है। आज़ादी के बाद 1952 में 1967 तक एक ही साथ चुनाव होने पर, परंतु ये बाद में होने लगे, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं एक साथ चुनाव कराने में समस्या, इन्होंने समस्या को पहले लिखा है। संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, ये लिखा है इन्होंने। चुनाव कराने में ये जो भी लिखा है, ठीक है, एक साथ चुनाव करते, ठीक है। इन्होंने संघीय ढांचे के निहितार्थ में इसको कोट करके कुछ लिखा नहीं कि कैसे संघीय ढांचे के निहितार्थ होगा, ठीक है, लैक है यहाँ पे। उन्होंने दूसरा चीज़ लिख दिया यहाँ पे, एक साथ देखने के पक्ष में तर्क लिख दिया इन्होंने, ठीक है, जो कि दूसरा, मुझे लगता है दूसरा पार्ट को इन्होंने लिख दिया है, पक्ष में तर्क डाल दिया इन्होंने, ठीक है। और फिर यहाँ पे उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश से डाल दिया है चुनाव हेतु, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन की डिमांड को मीट करने में यहाँ पे तो ठीक है, इनको मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें मार्क्स थोड़ा इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है मे बी, लेकिन उन्होंने सभी चीज़ों को एड्रेस तो कर ही दिया है। देख लेते हैं, इन्होंने सभी पक्ष में तर्क दे दिया है, बार बार संहिता लागू होने से नुकसान होगा, बार बार, ठीक है, ठीक है, लगभग इन्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था GS2 का। अगर आप लोग को भी कॉपी रिव्यू करानी तो आप लोग नीचे गए टेलीग्राम लिंक पर अपने कॉपीज़ भेज सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी कॉपीज़ रिव्यू कर दूँ। धन्यवाद।